awesome bio anchors. Welcome to my wife. This is Kajal Singh, your biology expert. और आज ये सेशन स्पेसिफिकली आपको वो टॉपिक्स बताने के लिए हैं जैसा आप पढ़ सकते हैं डू और डाई टॉपिक्स। अब इसका मतलब क्या, यानी कि आप ये टॉपिक्स अगर मिस आउट करेंगे तो आपको तकलीफ होगी नीट में। तो ये टॉपिक्स पे शॉर्ट क्वेश्चंस बनते हैं नीट में, तो हमने ये टॉपिक्स को बिल्कुल भी नहीं छेड़ना है। ऐसा नहीं करना है कि छेड़ना नहीं, इन द सेंस बिल्कुल भी ऐसा नहीं कि इग्नोर करना है। ये टॉपिक्स कंफर्म हमारा कंप्लीट होना चाहिए। एंड आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट जूलॉजी सेक्शन, ठीक है। तो मैं वो टॉपिक्स आप लोग को बता देती हूँ। इसका पीडीएफ मैं आप लोग को टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगी, जो आप या तो ज्वाइन कर सकते हैं आप मेरे नाम से, यस काजल सिंह, यस तो काजल सिंह _NEET 2024 आप यहाँ शेयर कर सकते हैं, यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आप सिंपली सर्च करिए बायो हैंकर्स सर्च करते ही आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। इसी टेलीग्राम चैनल पर मैं आपको सारे पीडीएफ्स एंड ऑल जो है शेयर कर दूंगी। तो ये डू और डाई टॉपिक का भी पीडीएफ मैं आप लोग को वहां पे शेयर कर दूंगी, ठीक है। तो आप लोग ये जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। अब आइए मैं आपको टॉपिक वाइज बताती हूँ कि कौन कौन से हमने चैप्टर को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। तो प्लीज ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। आपको लगेगा कि मैम सारा ही तो टॉपिक कवर हो गया, बट नहीं बेटा, ये जो टॉपिक्स हैं ये आपको जब आप रिवीजन करते हो और सपोज आपके पास कम टाइम है और आपको नहीं पता कि आप कौन कौन सा टॉपिक करें कौन सा नहीं करें, ऑब्वियस सी बात है आप सारा का सारा नीट का सिलेबस जो है एक दिन में तो रिवाइज नहीं कर सकते। बट मैं जो टॉपिक्स बता रही हूँ आप सिर्फ उस पर ध्यान देंगे कि आप बस, एक होता है ना चेकलिस्ट, तो दिस विल एक्ट एज अ चेकलिस्ट फॉर यू गाइस कि ओके हाँ ये मुझे आता है, ये मुझे आता है, ये मुझे पता है, यस इसके बारे में क्या आप चीज डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं, यस ये आपके पास चेकलिस्ट रेडी रहेगा ना, तो आपका रिवीजन फास्ट फॉरवर्ड ही नहीं बल्कि एक प्रॉपर एफिशिएंट रिवीजन होगा। आपको पता होगा कि आपने जो रिवीजन किया है क्या वो ऑन पॉइंट है रिक्वायरमेंट के हिसाब से, ठीक है। तो उस हिसाब से मैं सारे टॉपिक्स का, जूलॉजी के टॉपिक्स का बता दूंगी, ठीक है। आ जाओ देखते हैं। तो पहला तो हमारा एनिमल किंगडम वाला चैप्टर है। यस, एनिमल किंगडम में जो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है उसका टेबल आपने रेडी करना है। यस, आपको जो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन का जो टेबल है ना वो आप लोग के पास रेडी रहना चाहिए। ये एक चेकलिस्ट है जो आप अभी से धीरे धीरे बनाना शुरू करें। यस, एक अलग से इसमें हाईलाइट, जैसे बेस्ट तरीका पता है क्या है, आपकी एनसीईआरटी है ना, आप एनसीईआरटी पे बुक मार्क कर दीजिए। यस, तो मैं जो जो टॉपिक बता रही हूँ ना उसके पेज पर, अब मैं ये नहीं कह रही कि अलग से बुक बनाए, कोई जरूरत नहीं है, इतना गधा मजदूरी नहीं करना है हमने। अलग से बुक बनाने की बजाय आप जो है अपनी एनसीईआरटी लें और जो टॉपिक मैं बता रही हूँ उसके ऊपर ना एक ऐसे या तो चेकलिस्ट आप कर दें, ठीक है। चेकलिस्ट का वो आप बुकमार्क, आपके पास फ्लैग्स आते हैं, कलरफुल फ्लैग्स आते हैं, वो अपने एनसीईआरटी पे चिपका दे, वो एक बेस्ट तरीका है, ताकि जो भी आप पढ़ रहे हो एनसीईआरटी से ही पढ़ रहे हो, ठीक है। अलग से बुक बनाओगे टाइम वेस्ट होगा, उतना टाइम नहीं है हमारे पास। दूसरा आप ये कर सकते हो कि सपोज मैं बोल रही हूं कि आप एग्जांपल के लिस्ट बनाओ, तो अगर आप लिस्ट बना रहे हो उसके लिए तो आपको एक पेज लेना पड़ेगा, तो अलग से बुक मत बनाओ, वो पेज लो और उसको क्लिक कर दो आपके एनसीईआरटी के अंदर ही, उस पर्टिकुलर पेज पे जहां पर वो टॉपिक डिस्कस किया गया है, ठीक है। तो वो भी आपका जो है एफिशिएंसी बढ़ा देगा रिवीजन करने का। गॉट इट। चलो देखते हैं बच्चा पार्टी, तो क्या क्या टॉपिक्स हैं। ओके, पहला बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन का जो पूरा टेबल है कि किस बेसिस पे क्लासिफाइड है, यस वो सारा टेबल आपके पास रेडी रहना चाहिए। वो सारा टेबल आपने एक बार रिवाइज कर लिया तो बस सॉर्टेड है, ठीक है। जो भी क्लासिफिकेशंस है आपकी सिमेट्री को लेके, कौन कौन से टाइप होते हैं, जर्म लेयर्स को लेके कौन कौन से टाइप्स दिखते हैं उसमें, सारी चीजें, ओके। फिर अब पर्टिकुलर फाइलम की बात करें तो बेटा पॉरीफेरा के एग्जांपल देखो, सारे सबके तो एग्जांपल्स तो सबके इंपॉर्टेंट है, तो कॉमन सेंस है, तो एग्जांपल की एक लिस्ट आपके पास रेडी होनी चाहिए, ठीक है। आपके पास सारे एग्जांपल्स, आपको बता दूं मैं एनिमल किंगडम में अगर एग्जांपल्स आप कैलकुलेट करेंगे इट इज अप्रोक्सीमेटली अराउंड 150 एग्जांपल्स हैं, तो बहुत है, मतलब 150 एग्जांपल सुनने में ऐसा लगता है एनिमल किंगडम में इतने एग्जांपल्स हैं, बिल्कुल यस। और उसी में मार्क्स जाते हैं हमारे, तो हमारे मार्क्स नहीं जाने चाहिए, एग्जांपल्स की लिस्ट हमारे पास रेडी रहनी चाहिए। उसको याद करने के अगर टिप्स एंड ट्रिक्स आपको चाहिए कि मैम निमोनिक्स बना दो, टिप्स दे दो, वो मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगी। वो मैं आप लोगों को जो है बिल्कुल सारी चीजें डिटेल में जो है मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगी अगर आप उस चीज के लिए डिमांड करेंगे तो। और वो कैसे पता चलेगा मुझे, या तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, या तो बेस्ट तरीका है आप बायो हैंकर्स का जो टेलीग्राम चैनल है उस पर जाइए और मुझे बता दीजिए कि मैम ये रिक्वायरमेंट है, ठीक है। वैसे ये टेलीग्राम चैनल पर मैंने एक लिंक भेजा है, यस मैंने आपको एक गूगल फॉर्म भेजा है,
ओके एक गूगल फॉर्म का लिंक भेजा है। अब ये जो गूगल फॉर्म का जो लिंक है ना, उसमें आपको जो जो रिक्वायर्ड है ना, आप वो डाल सकते हैं कि मैम ये क्लासेस रिक्वायर्ड है, तो मैं उस हिसाब से प्लान करते रहूंगी। ठीक है, चलो तो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन का टेबल, पोरिफेरा के अंदर वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या होता है, उसके एग्जांपल्स, और स्पिक्यूल्स एंड स्पॉन्जिन, ये कुछ मैं टर्मिनोलॉजीज भी बता रही हूँ आपको कि ये क्वेश्चन में बहुत बार रिपीटेडली पूछा जाता है, तो आपको पता रहेगा कि अच्छा ये चीजें अगर मैंने पढ़ी है, मतलब मेरा चलो ठीक है फटाफट रिविजन हो जाएगा। निडेरिया, निडेरिया में स्ट्रक्चर कैसा है, पॉलिप एंड मेड्यूसा फॉर्म मिलता है, वो आपको पता होना चाहिए। मेटाजेनेसिस कैसे होता है, कौन सा किस में कन्वर्ट होता है असेक्सुअली, कौन सा किस में कन्वर्ट होता है सेक्सुअली, ठीक है, उसके एग्जांपल्स। फिर आता है टीनोफोरा, टीनोफोरा बायोल्यूमिनेसेंस दिखाता है, इस पे क्वेश्चन आता है, और उनके पास कोम प्लेट्स प्रेजेंट होता है। ऑब्वियसली उसके एग्जांपल्स, इसके एग्जांपल्स बहुत कम है, इसलिए इसके क्वेश्चंस पूछे नहीं जाते ज्यादा। फिर आता है प्लैटीहेल्मिन्थस, प्लैटीहेल्मिन्थस में प्लेनेरिया का स्ट्रक्चर, किस तरीके से इसमें जो है रीजनरेशन कैपेसिटी भी होती है, उसके जनरल फीचर्स जो प्लैटीहेल्मिन्थस के, कि वो फ्लैट होता है, डॉर्सोवेंट्रली फ्लैट होता है, और उसमें क्या क्या चीजें आ जाती है, ठीक है, उनका एक्सक्रीटरी सिस्टम, उसका जो है डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा है, किस टाइप का है, सर्कुलेटरी सिस्टम किस टाइप का है, नर्वस सिस्टम किस टाइप का है, वो सारी चीजें। फिर आता है एस्केलमेंथस, राउंड वर्म्स, यस मस्कुलर फेरिंग्स इनके पास होता है, याद रखना ही ये बात, मस्कुलर फेरिंग्स इनके पास एस्केलमेंथस के पास होता है, ठीक। फिर आते हैं हम एनालिडा, एनालिडा मेटामेरिज्म दिखाता है, तो कैसे मेटामेरिज्म करता है वो आपको पता होना चाहिए, ठीक। आर्थ्रोपोडा पे आते हैं, आर्थ्रोपोडा लार्जेस्ट फाइलम है, ये आपको पता होना चाहिए, लार्जेस्ट फाइलम है, प्लस इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि इनके पास जॉइंटेड अपेंडेजेस होता है, ठीक है। फिर माल्फीजियन ट्यूब्यूल्स के थ्रू ये एक्सक्रीशन करते हैं, ये क्वेश्चन आता है। इनका एक्सोस्केलेटन काइटिन से बना होता है, ये आपको पता होना चाहिए। एग्जांपल्स तो आपको याद होने ही चाहिए आर्थ्रोपोडास के, ठीक है, ऑब्वियसली लार्जेस्ट फाइलम है तो बहुत सारे एग्जांपल्स आपको इसमें मिलेंगे, इंसेक्ट्स के नाम। फिर आते हैं मोलस्का पे, मोलस्का सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है, सॉफ्ट बॉडीड ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इसीलिए उसका बॉडी स्ट्रक्चर जो होता है, आपका पूरा स्नेल का जो बॉडी स्ट्रक्चर है, आपका रेड्यूला क्या होता है, रास्पिंग ऑर्गन कौन सा है, यस इनका जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो कैसा है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। वो विसरल शेल किस चीज से बना हुआ, जो ऊपर उनका शेल होता है क्या, वो किस चीज से बना है, जैसे हम कहते हैं कैल्करस शेल, तो वो आपको पता होना चाहिए ये सारी चीजें। तो जैसे मुझे कैसे याद आ रहा है, अच्छा हाँ ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, इसी तरीके से आपने रिवाइज करना है, इसी तरीके से आपके पास चेकलिस्ट रेडी होनी चाहिए, समझ में आया, यस ओके। या फिर कंप्लीट बॉडी स्ट्रक्चर का डायग्राम उनका, ठीक है, और एग्जांपल्स। देन कम्स इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्मेटा का वाटर वैस्कुलर जो फुट होता है वो आपको पता होना चाहिए, कैसे उनका जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है। स्पाइनीड बॉडीड है इसीलिए इसको इकाइनोस कहते हैं, ओके, और इनके एग्जांपल्स। हेमिकॉर्डेटा, स्टोमोकॉर्ड प्रेजेंट होता है इनके पास, यस इनके पास प्रोबोसिस होता है, कॉलर एंड ट्रंक, इनका जो बॉडी का स्ट्रक्चर है वो, और एग्जांपल्स। कॉर्डेटा में वर्टिब्रेट का जो डिवीजन होता है, कैसे वर्टिब्रेट्स का डिवीजन होता है, उसका एक फ्लो चार्ट दिया हुआ है ना, बस वो फ्लो चार्ट को अच्छे से समझ के लेना है, किसके अंदर कैसा है, किसके अंदर कैसा है। फिर वो जो एक स्टेटमेंट है कि ऑल डैश आर डैश बट नॉट ऑल डैश आर डैश, को किस स्टेटमेंट की बात कर रही हूँ मैं, जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि किस स्टेटमेंट के आखिर में बात कर रही हूँ, ठीक है। फिर फिशेस बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें किस तरीके से गिल्स के हेल्प से इन लोग रेस्पिरेशन करते हैं, फिशेस का पॉइंट, यस उसमें आपका कौन सा जो है फ्रेश वाटर है, कौन सा मरीन वाटर है, उनके स्ट्रक्चर्स कैसे हैं, ऑस्टियोकाइट्स और आपका कॉन्ड्रोकाइट्स इसमें, फिर उनके स्केल्स कौन कौन से हैं, यानी फिशेस ऑल टुगेदर द होल थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। समझ में आया, उसका पूरा डिफरेंस बिटवीन आपके पास रेडी रहना चाहिए कि ओके ऑस्टियोकाइट्स कॉन्ड्रोकाइट्स एनसीईआरटी में ना एकदम स्टोरी की तरह लिखा हुआ है, आप उसका टेबल डिफरेंस बिटवीन का टेबल बना के रेडी रखो, गॉट इट, एक कंपैरिजन चार्ट आपके पास रेडी होना चाहिए, ओके ये सब अगर आपको चाहिए आई एम रेडी टू प्रोवाइड टू यू गाइज, बट उसके पहले आपने जो है मुझे टेलीग्राम पे या फिर ये जो वीडियो है उसके कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। चलो तो ये चैप्टर के बारे में हो गया हमारा एनिमल किंगडम, ठीक। फिर आता है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एंड एनिमल्स, जो नेक्स्ट चैप्टर है, इसमें आपको कंप्लीट एपिथेलियम और उनके लोकेशन का एक टेबल बनाना है, ठीक है। जंक्शंस, अच्छा टेबल बना के इनके फंक्शंस भी आने चाहिए, ठीक है, तो इसमें आपको फंक्शंस भी ऐड करना है, यानी आपके पास एक टेबल होनी चाहिए जिसमें एपिथेलियम का नाम है, उसका लोकेशन है और उसका फंक्शन सब कुछ लिखा हुआ हो, ठीक है। जंक्शंस के बारे में, गैप जंक्शंस होता है तो गैप जंक्शंस किस चीज के लिए होता है, टाइट जंक्शन क्या होता है, ठीक है, किसमें लीकेज होता है, किसमें लीकेज नहीं होता है, कौन साइटोप्लाज्म टू साइटोप्लाज्म सेल को कनेक्ट करता है, यस ये सारी चीजें आपको, ये सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में आने चाहिए,
ओके फिर एरियोलार टिश्यू एंड एडिपोस टिश्यू पे क्वेश्चंस काफी बार पूछे गए हैं, क्योंकि बच्चे एरियोलार एडिपोस ये वर्ड में बहुत कंफ्यूज होते हैं, है ना। तो एडिपोस में फैट होता है, तो वो क्यों होता है, कहाँ होता है, उसका फंक्शन क्या है, एरियोलार टिश्यूज विच उसमें क्या क्या होते हैं, ठीक है। फिर कॉकरोच तो हमारे सिलेबस में आ गया है, तो अब तो कॉकरोच पढ़ना पड़ेगा, यस। तो कॉकरोच का एक्सोस्केलेटन कैसा होता है, यस। फिर आपका टर्गाइट्स एंड स्टर्नाइट्स के बारे में आपको पता होना चाहिए कॉकरोच में, उसके माउथ पार्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, कंप्लीट 10 एब्डोमिनल सेगमेंट्स के बारे में आपको याद होना चाहिए, ठीक है। एनाटॉमी और डाइजेस्टिव एंड उसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यानी कि ऑल टुगेदर द कॉकरोच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अब बिकॉज ये एडेड सिलेबस है, अब नीट को लगेगा क्या बता, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको नहीं पता अभी भी, और फिर वो क्वेश्चंस आ जाए, ठीक है। अच्छा मैं इसमें फ्रॉग का शायद ये डिलीट हो गया, मैंने इसमें फ्रॉग भी ऐड किया था, तो बेटा फ्रॉग को भी करना है, ठीक है। फ्रॉग को छोड़ना नहीं है, फ्रॉग को भी करना है। फ्रॉग में स्पेशली जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उनका, फ्रॉग का, वो आपने ध्यान देना है। डाइजेस्टिव सिस्टम देखो काफी सिमिलर है हमारे ह्यूमन से, आपको फ्रॉग में क्लोआका वाला जो पार्ट है ना, ये क्लोआका वाला कंसेप्ट आपको याद रखना है, ठीक है। किस तरीके से डाइजेस्टिव, एक्सक्रीटरी और उनका जो है रिप्रोडक्टिव सिस्टम मिलकर क्लोआका में ओपन होता है, कॉमन ओपनिंग में ओपन होता है, ये आपने याद रखना है, ठीक है, यस। फिर आते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे विच इज बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स में क्या क्या टॉपिक आपको पता होना चाहिए। अमीनो एसिड का ज्विटर आयन क्यों होता है, कैसे होता है, किस पे प्लस होता है, किस पे माइनस होता है, ठीक है। फिर फिगर 9.1 ऑल द स्ट्रक्चर ऑफ मोनोमर्स, यस। आपके सारे मोनोमर्स के स्ट्रक्चर आप एक बार देख लीजिए, मैं ये नहीं कह रही रट्टा मारिए, बट एक बार देख लीजिए ताकि आपको समझ में आ जाए कि एग्जैक्टली उसका स्ट्रक्चर ऐसा क्यों है। एक बार स्ट्रक्चर समझ में आ जाता है ना, यस, रटना नहीं है, एक बार स्ट्रक्चर समझ में आ गया किसका कौन सा मोनोमर है, कैसा दिखता है, बस फिर वो सॉर्टेड हो जाता है आपके लिए। क्यों? क्योंकि आपको ये, हम लोग यूजुअली ये वाला पार्ट स्किप कर देते हैं कि अच्छा ठीक है ना, ये है नहीं, एक बार देख लो, एक बार समझ लो बस स्ट्रक्चर को, ठीक है, बस उतना ही करना है आपने। टेबल 9.3 का जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, यस, वो देख लेना क्या क्या चीजें हैं टेबल 9.3 में। ये मैं चाहती हूँ कि आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्या है ये टेबल 9.3, ठीक है। मुझे देखना है कितने बच्चे एक्चुअली फॉलो करते हैं जो मैं बता रही हूँ, और मैं देखूंगी कमेंट सेक्शन में कितने जनों ने बताया है कि टेबल 9.3 में क्या है, ठीक है। कमेंट सेक्शन में पढ़ूंगी जरूर। फिर 20 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स होते हैं जो कि प्रोटीन बनाते हैं, राइट। तो हमारे पास 20 नॉन ऐसे अमीनो एसिड्स हैं जो कि प्रोटीन बनाते हैं, उसमें से 10 एसेंशियल है, 10 नॉन एसेंशियल है। आप उसका लिस्ट बना लें, कौन सा एसेंशियल है, कौन सा नॉन एसेंशियल है, लिस्ट बना लें, ठीक। क्योंकि कभी कभी नीट में क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें से कौन सा नॉन एसेंशियल है, इसमें से कौन सा एसेंशियल है, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है, यस। फिर आपका रूबिस्को और कोलाजन की, रूबिस्को जो है वो अर्थ पर, ग्लोब, बायोस्फीयर में सबसे मैक्सिमम प्रोटीन पाया जाता है, यस। और आपका जो कोलाजन है वो एनिमल्स के केस में सबसे ज्यादा कोलाजन प्रोटीन जो है एबंडेंट है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए कौन सा एनिमल्स में एबंडेंट है, कौन सा पूरे बायोस्फीयर में एबंडेंट है, ठीक है। फिर रूबिस्को के बारे में पता होना चाहिए जो आपने ऑलरेडी फोटोसिंथेसिस चैप्टर में पढ़ के रखा होगा, ठीक है, कि कैसे ये कार्बोक्सिलेज भी करता है, ऑक्सीलेज भी, ऑक्सीजनेशन भी करता है, बट वो तो आपका फोटोसिंथेसिस में कवर हो जाता है, ठीक है। सेलुलोज, इनुलिन, स्टार्च, मोस्ट इंपॉर्टेंटली इनुलिन, यस। जैसे सेलुलोज क्या है, कहाँ कहाँ मिलते हैं, तो हमको पता है हमारे जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, ये सब में आपको मिल जाएगा, ठीक है। आपके कौन से एनिमल में ज्यादा मिलता है सेलुलोज, या प्लांट्स में मिलता है, तो एनिमल्स में, प्लांट्स में जो सेल वॉल होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं, सॉरी, जो सेल वॉल होता है प्लांट्स में, सेलुलोज सबसे ज्यादा मिलता है। कैसे मिलता है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसका मोनोमर्स कौन कौन से हैं। इनुलिन का मोनोमर कौन है, फ्रुक्टोस, ये याद रखना, बहुत बार क्वेश्चन आता है और हम लोग इसको इंसुलिन समझ के प्रोटीन मार्क कर देते हैं, ठीक है। स्टार्च क्या है, यस, स्टार्च का जो मोनोमर है वो किस चीज से बना हुआ है, ठीक है, वो फिर उसमें क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जाएंगे कि अगर स्टार्च को ब्रेक डाउन करोगे तो क्या मिलेगा, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। फिर आप पेप्टाइड बॉन्ड्स, कि आपके सारे प्रोटीन्स पेप्टाइड बॉन्ड से बने हैं, सारे सैकराइड्स आपके ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से बने हैं, यस। फिर ग्लाइकोसिडिक में कौन सा बॉन्ड, अल्फा 1,4, अल्फा 1, यस, वो आपको याद रहना चाहिए वो चीज, ठीक है, कि 1,4 है, 2,4 है, 1,6 है, ये पूरा अल्फा का आपको बॉन्डिंग याद होनी चाहिए, ओके। फिर वॉटसन एंड क्रिक का जो आपका डीएनए का मॉडल है वो आपको पता होना चाहिए, कितना डायमीटर, अगर ये ऐसा है इसका ये कितना डायमीटर होता है, ठीक है। एक सेगमेंट जो है, यस, ये एक सेगमेंट है, उसमें कितने आपको जो है जीन्स मिलेंगे, कितने पेयरिंग मिलेंगे, यस। कौन किसके साथ कैसे पेयर करता है, अच्छा, टी जो है डबल बॉन्ड के साथ पेयर करता है ए के साथ, यस। सी ट्रिपल बॉन्ड के साथ पेयर करता है जी के साथ। ये कौन से बॉन्ड की बात कर रहे हैं,
यस फिर आपके जो बैकबोन है इसमें कौन सा बॉन्ड मिलता है, कौन सा है, हाइड्रोजन है या फॉस्फोडाइस्टर है। बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस होते हैं और बच्चे हमेशा अटक जाते हैं, याद करने के बाद भी, पता करने के बाद भी, रिवीजन करने के बाद भी आप कंफ्यूज होके गलत मार्क कर देते हो। उसके लिए जो है आपने सिंपल, जितना ज्यादा स्ट्रक्चर पे ध्यान दोगे, जितना पॉइंटर्स एनसीईआरटी में हाईलाइट करके रखोगे, उतना जल्दी आपको रिविजन के साथ साथ वो याद हो जाएगा। ठीक है, फिर एंजाइम्स पे आते हैं। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, तो एंजाइम यूज करने से एक्टिवेशन एनर्जी कम होती है या बढ़ती है। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो ग्राफ को अफेक्ट करते हैं, यस जैसे पीएच है, टेम्परेचर है, ये कैसे अफेक्ट करते हैं, क्या होता है उसमें। ठीक है, केएम कांस्टेंट के बारे में तो आप लोग केमिस्ट्री में ज्यादा डिटेल में क्वेश्चन पूछा जाएगा, बायो में उतना डिटेल में नहीं पूछा जाता, बट आपको पता होना चाहिए केएम कांस्टेंट का। केएम कांस्टेंट आपको कौन से वैल्यू पे मिलता है, हाफ वैल्यू पे या फुल मैक्स वैल्यू पे। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स, जो प्रोस्थेटिक ग्रुप हैं, यस आपके कौन कौन से प्रोस्थेटिक ग्रुप्स आपके पास प्रेजेंट होते हैं। प्रोस्थेटिक ग्रुप पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया अब तक। ओके, तो कौन सा प्रोस्थेटिक ग्रुप है, यस और वो कैसे आपको जो है कोफैक्टर्स कौन कौन से आते हैं, क्या वो टाइटली बाउंड है, क्या वो लूजली बाउंड है, ठीक है, क्या वो रिवर्सिबल है, क्या वो इरिवर्सिबल है, ये सारे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, फिर ये डाइजेशन चैप्टर तो खैर हमारे सिलेबस से निकल गया है, तो इसको हम स्किप मारते हैं। आते हैं ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस पे। ठीक है, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ट्रकियल रिंग्स, सी कार्टिलेजिनस रिंग होते हैं, कंप्लीट रिंग नहीं होते। क्यों कंप्लीट नहीं है, उसका आंसर आपको पता होना चाहिए। लंग्स की एनाटॉमी आपको पता होना चाहिए कि ये, अच्छा ये राइट वाला लंग्स है तो इसमें 3 लोब्स होंगे, अच्छा ये लेफ्ट वाला लंग्स है तो इसमें 2 लोब्स होंगे। क्यों 2 लोब्स हैं, क्योंकि बीच में स्पेस खाली होना चाहिए। मीडियास्टिनम, उसमें क्या आएगा, आपका हार्ट आएगा। तो ये ऐसे रिविजन करना है आपने। ठीक है, दिस इज द राइट वे टू रिवाइज। ओके, फिर आपका पल्मोनरी वेंटिलेशन क्या होता है, व्हाट इज योर सिस्टमिक, पूरा पल्मोनरी वेंटिलेशन बोला है तो गैस एक्सचेंज होगा, बराबर। फिर पल्मोनरी सर्कुलेशन एंड आपका सिस्टमिक सर्कुलेशन, जो सर्कुलेशन चैप्टर में आएगा, तो यहाँ पर आपको वेंटिलेशन क्या है, कैसे हो रहा है। ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग में आपका इंटरकोस्टल मसल्स क्या करते हैं, कैसे मूवमेंट होता है, इंस्पिरेशन के टाइम पे कौन सा मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, एक्सक्रीशन के टाइम पे कौन सा मसल्स रिलैक्स हो रहा है, ये सारी चीजें यानी मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। ठीक, पल्मोनरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज याद करना ही पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए मैंने आप लोग को काफी बार टिप्स एंड ट्रिक्स दिए हैं रेगुलर सेशंस में। अगर आपको चाहिए मैं अलग से सेशन बना दूं ताकि आपको ये सारी चीजें याद हो जाए, तो लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। ओके, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस वेरी इंपॉर्टेंट। कार्बन डाइऑक्साइड कैसे ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ऑक्सीजन कैसे ट्रांसपोर्ट हो रहा है। ठीक है, और डिसऑर्डर्स में तो एम्फाइसीमा पे क्वेश्चन आता ही आता है। सिगरेट स्मोकिंग की वजह से होता है, एल्वियोलाई का वॉल डैमेज हो जाता है। ठीक है, वॉल डैमेज होने की वजह से सरफेस एरिया कम हो जाता है, जिसकी वजह से डिफ्यूजन बराबर से नहीं हो पाता। ठीक है, अच्छा इसमें एक और एक चीज थी जो मेरे को ऐड करनी है, वो ये कि आपका जो सॉल्युबिलिटी, जो डिफ्यूजन मेम्ब्रेन होता है, ठीक है, वो भी मुझे ऐड करना था इसमें, बट मैं शायद भूल गई, अभी मुझे याद आ रहा है। डिफ्यूजन मेम्ब्रेन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसका भी आपने रिमेंबर रखना है। ठीक है, यस। आते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे, बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन में ब्लड कंपोजिशन वेरी इंपॉर्टेंट, कितना प्लेटलेट्स है, यस कितने डब्ल्यूबीसीज है, किसका लाइफ स्पैन कितना है। ठीक है, आरबीसी का स्ट्रक्चर एंड डायपेडिसिस, की डब्ल्यूबीसीज डायपेडिसिस करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। मैक्रोफेजेस कैसे निकलते हैं डायपेडिसिस करके, बराबर, ये सारी चीजें। डबल सर्कुलेशन क्या होता है, क्यों हम इसको डबल सर्कुलेशन कहते हैं, और किस मोस्टली कौन से ऑर्गेनिज्म में डबल सर्कुलेशन देखने मिलता है। तो जो 4 जिनके पास होगा चेम्बर्स, वही डबल सर्कुलेशन करेंगे, बराबर। फिर आपका आ जाता है ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप्स का और जेनेटिक का क्वेश्चंस कॉमन पूछा जा सकता है कि अच्छा ब्लड ग्रुप है तो ओके, ब्लड ग्रुप का बता दो कि ब्लड ग्रुप में जो है कौन सा इनहेरिटेंस दिखाता है। तो जैसे हम बोलते हैं ना, कोडोमिनेंस दिखा रहा है, ए बी, क्योंकि इक्वली एक्सप्रेस हो रहा है। फिर ब्लड ग्रुप में एंटीजन कौन है, एंटीबॉडी कौन है, कौन यूनिवर्सल एक्सेप्टर है, कौन यूनिवर्सल डोनर है, यस किसके बॉडी में कौन सा प्लाज्मा मिलेगा, यानी कौन सी एंटीबॉडीज मिलेगी। अच्छा, एंटीबॉडीज प्लाज्मा में होती है या सीरम में होती है, जल्दी से बताना मुझे। यस, अब भी मैं कंफ्यूज कर दूंगी तुम लोग को। ठीक है, तो हमारे एंटीजन कहाँ प्रेजेंट होते हैं और एंटीबॉडीज कहाँ प्रेजेंट होती है, ठीक है, ब्लड ग्रुप के लिए। फिर ब्लड क्लॉटिंग, कौन कौन से ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं, सारे नहीं याद करने जो आपके एनसीईआरटी में, वो तो आपने याद करना है। ठीक है, जैसे हमारे एनसीईआरटी में बहुत क्लियरली कैल्शियम को मेंशन किया है, तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और पता नहीं मुझे स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है कि ये क्वेश्चन इस साल पूछा जाएगा। ठीक है, यस। फिर ईसीजी, ईसीजी का कौन सा ग्राफ क्या आपको
बताता है। जैसे ये आपका ग्राफ है तो आपका पी वेव क्या दिखाता है, अच्छा एट्रिया पोलराइज डीपोलराइज हो रहा है। अच्छा क्यूआरएस क्या दिखाता है आपको कि वेंट्रिकल डीपोलराइज हुआ। टी क्या दिखाता है कि वेंट्रिकल रीपोलराइज हुआ। अब क्वेश्चन ऐसा पूछा जाएगा कौन सा है इसमें ग्राफ, कौन सी चीज है जो इस ग्राफ में नहीं दिखाई जा रही। और ऑप्शन 1 एट्रियल डीपोलराइजेशन, ऑप्शन 2 वेंट्रिकल डीपोलराइजेशन, ऑप्शन 3 वेंट्रिकल रीपोलराइजेशन, ऑप्शन 4 एट्रियल रीपोलराइजेशन। आंसर क्या होगा, एट्रियल रिपोलराइजेशन, है कि नहीं। क्योंकि हमको पता है कि यहां से अब हमारा एट्रिया रिलैक्स हो रहा है, बट वो हम ग्राफ के फॉर्म में नहीं दिखाते, वो हम समझ के लेते हैं, है ना, कि हमारा वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो एट्रिया रिलैक्स हो गया, ये हम समझ के लेते हैं, वो ग्राफ में नहीं दिख रहा। तो ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं जो चीज एनसीईआरटी में लिखी नहीं है बट आपको कॉमन सेंस लगा के आपको मार्क करना है, तो ऐसे भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। फिर मशीन को क्या कहते हैं और आपके ग्राफ को क्या कहते हैं, किसको इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ कहते हैं, किसको इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कहते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। देन कोरोनरी आर्टरी डिजीज कौन कौन सी हैं, जैसे आर्थरोस्क्लेरोसिस, हाइपरटेंशन है आपका, यस वेंटिकुलर फिब्रिलेशन है, इस पे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। लिम्फेटिक सिस्टम में लिम्फ एग्जैक्टली होता क्या है, हम पढ़ तो लेते हैं लिम्फ है, लिम्फ कलरलेस फ्लूइड है, बट वो क्या है एग्जैक्टली, कैसे बन रहा है वो, ठीक है, यस। फिर आपका रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी, आपके कार्डियक साइकिल आपको पता होना चाहिए, उसके लिए कार्डियक साइकिल एक बार अच्छे से समझ में आ गया आपको, कौन सा कितने सेकंड्स के लिए होता है, जैसे एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन 0.1 सेकंड के लिए होता है, तो ये आपको याद होना चाहिए, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। आपके हार्ट के वाल्स, यानी कि आप डायग्राम अगर हार्ट अच्छे से कर लो तो सारी चीजें अपने आप क्लियर हो जाती है, कौन कौन एक्टिविटी कंट्रोल कर रहा है, कौन से ब्रेन के कौन से हिस्से में है जो कंट्रोल कर रहा है, ठीक है, यस। अब बात करते हैं एक्सक्रीशन चैप्टर का। एक्सक्रीशन चैप्टर, किडनी का स्ट्रक्चर का डायग्राम आपको पता होना चाहिए, यानी कि पूरा एक्सक्रीटरी सिस्टम की, अच्छा भाई ये किडनी है, इसका जो है यहाँ पर कैसे प्रेजेंट होता है, ठीक है, ये हाइलम होता है, ओके, ये कॉर्टेक्स रीजन है, ये मेडुला रीजन है, ओके, यहाँ पर मेडुला में मेडुलरी पिरामिड्स होते हैं, और मेडुलरी पिरामिड्स के बीच में ये वाला जो पार्ट है इसको क्या कहते हैं, ये भी पता होना चाहिए, जल्दी से बता, कॉलम ऑफ डैश कौन सा है, ठीक है। फिर व्हाट इज आपका कैलिक्स कैसा होता है, कौन कहां से कैसे आ रहा है, इमेजिन करो नेफ्रॉन है, ठीक है, ये नेफ्रॉन है, तो ये नेफ्रॉन का सीटी, सबका सीटी जो है ऐसे मिलकर आ रहा है, यानी कलेक्टिंग जो ट्यूब्यूल है, कलेक्टिंग डक्ट है, वो मिलकर आ रहा है। अब ये कहाँ ओपन होता है, फिर ये यहां से कहाँ जाएगा, फिर ये कहाँ जाएगा, और ये बाहर कैसे निकल रहा है, ये पूरा फ्लो आपको याद होना चाहिए, ठीक है। नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर फॉर्मेशन, नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन सा एपिथेलियम कहाँ प्रेजेंट है, जैसे आपका पीसीटी में क्यूबॉइडल एपिथेलियम है या नहीं है, और उसके पास ब्रश बॉर्डर है, वो क्वेश्चन पूछा जाता ही है, ठीक है, क्या सिग्निफिकेंस है उसका। आपका जो बोमेन्स कैप्सूल है, यस, उसका इनर वॉल में क्या प्रेजेंट है, अच्छा पोडोसाइट प्रेजेंट होता है, ये स्ट्रक्चर आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले में कौन सा एपिथेलियम, असेंडिंग में कौन सा एपिथेलियम, डीसीटी में कौन सा एपिथेलियम, गॉट इट, यस। फिर फॉर्मेशन ऑफ यूरिन कैसे हो रहा है, यानी आपका जो काउंटर करंट मैकेनिज्म होता है वो कैसे हो रहा है, ओके। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूरिन कैसे होता है, काउंटर करंट मैकेनिज्म के थ्रू, तो आपको पता होना चाहिए। फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, कॉन्सेंट्रेशन कैसे हो रहा है, कौन से पार्ट में कहां पे कौन सा आयन एक्सचेंज हो रहा है, कौन कहां पे एब्जॉर्प्शन हो रहा है, कहां पे आपका सिक्रीशन हो रहा है, गॉट इट। फिर आपका ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट पे क्वेश्चन आता है कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट बढ़ा तो क्या होगा, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कम हुआ तो क्या होगा, नॉर्मल रेट कितना है कि कितना ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट हो रहा है, यस, यानी कि आपका एक दिन में कितना फिल्ट्रेशन होता है, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। फिर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्या होता है और कहाँ होता है, जैसे आपका जो पीसीटी है वो सबसे मेजर साइट है जहां पे आपका क्या हो रहा है, सॉरी जो माल्फिजियन कॉर्पसल्स है, यस पीसीटी बोल रही हूँ, क्या बोल रही हूँ मैं, पीसीटी जो है, अरे आपका माल्फिजियन कॉर्पसल्स है जहां पे बोमेन्स कैप्सूल है और यहाँ पर आपका ग्लोमेरुलस है ना, यहीं पर आपका अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हो रहा है, कैसे हो रहा है, किस बेसिस पे हो रहा है, जीएफआर अगर पता रहेगा तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन भी याद हो जाएगा, कौन कौन सी चीजें फिल्टर हो रही है, कौन सी चीजें फिल्टर नहीं हो रही है, क्या आरबीसी फिल्टर होगा, यस, क्या प्रोटीन्स फिल्टर होंगे, ठीक है, तो ये क्या क्या छनेगा वो पता करना है। अच्छा, छनने के बाद अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के बाद जो बचता है, जो आपकी ट्यूब्यूल में प्रेजेंट होता है, क्या वो यूरिन कहलाएगा, यस, नहीं कहलाएगा ना, क्यों, क्योंकि ये आपका क्या है, ये कहलाएगा फिल्ट्रेट ना कि यूरिन, गॉट इट, यस। फिर आपका सीआरएफ हीमोडायलिसिस,
यस, नाइट्रोजनस एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स, आपके अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, वो डिफरेंस। मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स कैसे होता है, कैसे कौन किसको सिग्नल दे रहा है, पहले यूरिन भर रहा है, फिर आपका डेट्रूसर मसल स्ट्रेच हो रहा है। यस, डेट्रूसर मसल पे क्वेश्चन आता है, ठीक है, कैसे हो रहा है वो। पानी बहुत ज्यादा लॉस हो रहा है तो एंटी डायूरेसिस करने के लिए ये हार्मोन किस तरीके से हमारे बॉडी में आता है। अच्छा, एडीएच के साथ साथ आपने रास भी याद रखना है, यानी आपका जो रेनिन एंजियोटेंसिन एंडोस्टेरोन सिस्टम है वो। ओके, गॉट इट। चलो, लेकिन सबसे ज्यादा क्वेश्चन एडीएच पे ही आता है, पता नहीं क्यों। फिर रास पे मतलब आते हैं क्वेश्चन, बट सबसे ज्यादा पता नहीं क्यों एडीएच ही रिपीटेड पे आता है। ओके, चलो नेक्स्ट चैप्टर पे आते हैं, लोकोमोशन एंड मूवमेंट पे, ठीक है। स्टर्नम कहाँ है, फ्लैट बोन, ठीक है। रिब्स कितने हैं, कौन से ट्रू हैं, कौन से फॉल्स हैं, कौन से फ्लोटिंग हैं। वर्टिब्रल कॉलम कितने हैं, कौन कौन से कितने हैं, जैसे 7 सर्वाइकल हैं, 12 थोरैसिक हैं। यस, लंबार कितने हैं, आपके कॉक्सिजियल कितने हैं, ठीक है, सेक्रल कितने हैं, ये सारी चीजें। फिर लॉन्गेस्ट बोन कौन सा है, स्मॉलेस्ट बोन कौन सा है। मसल स्ट्रक्चर वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली सार्कोमियर, कैसे होता है, मसल स्ट्रक्चर में क्या क्या प्रेजेंट है, एक्टिन किससे बना है, फिर आपका मायोसिन किससे बना है। चलो ठीक है, एक्टिन ले लिया आपने और आपने मायोसिन ले लिया। अब इनको जोड़कर आपको क्या मिल रहा है, इनको जोड़कर ये क्या मिलेगा आपको, ठीक है। यस, फिर ये सब जुड़कर और क्या बना रहे हैं, मसल बंडल, है कि नहीं, ये मसल बंडल बनेगा। तो इसमें क्या है, इसको क्या कहते हैं, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, और ऐसे ढेर सारे मसल बंडल मिलकर क्या कहते हैं, यानी जैसे फैसिया क्या होता है, यस, फैसिया क्या होता है, फैसिकल्स क्या होते हैं, फिर उसका जो है सार्कोलेमा क्या होता है, सार्कोप्लाज्म क्या होता है, ये सारी चीजें आपको क्लियरली याद होनी चाहिए, जिसके लिए मैंने एक बहुत प्यारा डायग्राम बना के तुम लोग को जो है शेयर भी किया था टेलीग्राम चैनल पर। अगर आपको चाहिए मैं वापस से एक बार रिपीट करवा दूं तो मैं करवा दूंगी, ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करवा दूंगी। फिर स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी क्या होती है, कैसे होती है, आखिर होता क्या है स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी के अंदर। ओके, कैसे ये जो है एक्टिन मायोसिन से कैसे बाइंड करता है और कैसे खींचता है, उसमें कैल्शियम क्या रोल प्ले करता है। ओके, एक्साइटेशन, आपका कॉन्ट्रैक्शन, कपलिंग, यस, देन आपका जॉइंट्स में साइनोवियल, फाइब्रस, कार्टिलेजिनस, कौन कौन से किस में कितना मूवमेंट है। साइनोवियल फ्रीली मूवेबल है आपका, फाइब्रस में मूवमेंट बिल्कुल नहीं है, कार्टिलेजिनस में स्लाइट मूवमेंट है, ये सारी चीजें आपने याद रखनी है। गर्डल हमारे पास दो होते हैं, पेल्विक, पेक्टोरल, किसका क्या फंक्शन है। अच्छा, गर्डल का फंक्शन क्या है कि वो आपके लिम्स के अटैचमेंट के लिए यूज होता है, आर्टिकुलेशन के लिए। तो कौन सा किधर यूज हो रहा है, पेल्विक कहाँ यूज हो रहा है आपका, पेक्टोरल किसके साथ गर्डल में यूज हो रहा है, उसमें कौन सा कैविटी है, जैसे ग्लिनोइड कैविटी है, वो किसके साथ ज्वाइंट हो रहा है, किसके है, कौन सा हेड उधर ज्वाइंट कर रहा है, ठीक है। यस, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली डिसऑर्डर्स, ठीक है। आते हैं न्यूरल कंट्रोल कोऑर्डिनेशन पे। यस, डिटेल में बता रही हूँ मैं सारी चीजें, इसके बाद भी अगर तुम्हारा रिवीजन नहीं हो रहा होगा तो मतलब अब मैं क्या कैसे कैसे हेल्प कर सकती हूँ। मैं तुम लोग को चाहिए तो वीडियोस भी बना के दे दूंगी हर डू और डाई टॉपिक्स पे, बट वो तुम लोग को करना पड़ेगा, ठीक है। यस, न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर कैसा होता है, साइटोन को और क्या बोलते हैं, सोमा बोलते हैं, और क्या बोलते हैं, यस, सेल बॉडी बोलते हैं। उसके अंदर ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट है, तो वो ग्रैन्यूल्स किस चीज से बने हैं, राइबोसोम है उसमें, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, तो प्रोटीन सिंथेसिस करने में हेल्प करता है। नीजल्स ग्रैन्यूल की बात कर रही हूँ, क्या नीजल ग्रैन्यूल डेंड्राइट्स में भी प्रेजेंट होते हैं, बिल्कुल होते हैं, एनसीईआरटी की लाइन है, ठीक है। कितना चीज तो मैंने ही रिवाइज करा दिया तुम लोग को। फिर साइनेप्स पे आते हैं, साइनेप्स किसके बीच में बनता है, ठीक है, साइनेप्स कितने टाइप का होता है। फिर न्यूरल सिस्टम कि आपके नर्वस सिस्टम में क्या क्या चीजें आती हैं, ठीक है। एक्शन पोटेंशियल कैसे जनरेट होता है, कितना किसका कैसा एक्शन पोटेंशियल होता है। ओके, फिर ओरिजिन ऑफ रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, यस, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल का ओरिजिन, ओके, कि रेस्टिंग पोटेंशियल आपको पता होना चाहिए। अच्छा, ये रेस्टिंग है तो अंदर प्लस आएगा या बाहर प्लस आएगा, ठीक है, कैसे होता है सारी चीजें। ओके, देन एक सेकेंड, ठीक है, फिर क्या है, ओरिजिन ऑफ रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल तो हो गया। फिर सेंसरी ऑर्गन्स, आपके अलग अलग जो सेंसरी ऑर्गन्स हैं वो कैसे काम करते हैं। यस, ह्यूमन आई की एनाटॉमी एंड एकोमोडेशन, ठीक है, कहाँ फिट हो रहा है, किधर फिट हो रहा है। और एक मिनट, ह्यूमन आई नहीं पढ़ना है, सॉरी, ये सिलेबस में नहीं है, आ जाओ इरेज कर देते हैं हम। ह्यूमन आई रेस, रुको, कुछ चीजें इरेज करनी है हमने। ह्यूमन आए तो हमारा सिलेबस हट गया, ईयर भी हट गया हमारा, आउटर ईयर भी हट गया हमारा। यस, अब इस पे आते हैं, ठीक है, चलो, सॉरी गाइस। यस, बस इजी। चलो, सेरिब्रम, ईसीजी,
फिर आपका स्लीप साइकिल कौन मेंटेन करता है, सर्कैडियन रिदम कैसा होता है, ठीक है, ईईजी की बात कर रही हूँ। फिर डाइनसेफेलॉन, मिड एंड हाइंड ब्रेन में क्या क्या पार्ट है, इसमें से ब्रेन स्टेम कौन सा है, ठीक है, ब्रेन स्टेम क्या है। फिर आपका मिड एंड हाइंड ब्रेन ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो होता है एएनएस, उसमें क्या क्या चीजें आती हैं, नर्व्स आते हैं, तो नर्व्स में कौन कौन से, सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक, सारी चीजें। स्पाइनल कॉर्ड मोटर फंक्शन करता है, गैस कैसे करता है, रिफ्लेक्स एक्शन तो हट गया है हमारा, तो स्पाइनल कॉर्ड को बहुत ज्यादा भी डेप्थ में पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो ये मैं हटा देती हूँ, है ना, ठीक है, चलो ये भी हो गया। अब आते हैं केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पे। यस, केमिकल कंट्रोल कोऑर्डिनेशन में पिट्यूटरी वेरी इंपॉर्टेंट, हाइपोथैलेमस तो इंपॉर्टेंट है ही, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड्स, उसका स्ट्रक्चर, ये दोनों का स्ट्रक्चर आपने ध्यान से देखना है। क्या देखना है इसमें कि जैसे ये आपका पिट्यूटरी है ना, तो आपको पता होना चाहिए कि ये वाले जगह पे आपका इधर डायरेक्ट न्यूरल कंट्रोल में है, ठीक है, कि यहाँ पर न्यूक्लियाई में प्रोडक्शन हो रहा है, इधर सिक्रीशन हो रहा है। ये वाला जो है ये आपका पोर्टल सिस्टम से चलता है, तो आपको ये याद रहना चाहिए कौन सा पार्ट पोर्टल सिस्टम से, एंटीरियर या पोस्टीरियर, कौन सा पार्ट डायरेक्ट न्यूरल कंट्रोल में है, ठीक है। फिर हाइपोथैलेमस कैसे कंट्रोल कर रहा है पिट्यूटरी को, क्या क्या हार्मोन्स रिलीज कर रहा है, उसकी लिस्ट आपके पास रेडी होनी चाहिए, सारे हार्मोन्स की लिस्ट। फिर एड्रिनल ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉर्टिकॉइड्स पे क्वेश्चंस आते हैं, कौन से ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है, मिनरलोकॉर्टिकॉइड है, कौन सा है। थायराइड एंड पैराथायराइड, यस, थायराइड ग्लैंड का स्ट्रक्चर कैसा है, इस्थमस किसको बोलते हैं, पैराथायराइड का स्ट्रक्चर कितने हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, कितने पैराथायराइड है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली थायरोकैल्सिटोनिन का फंक्शन क्या है, यस, ये क्वेश्चन आता है। पैनक्रियास एक्सोक्राइन ग्लैंड है, यस, आपका कंपाउंड ग्लैंड है, कौन सा पार्ट है जो कि उसका एंडोक्राइन फंक्शन कर रहा है, तो आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस है, ठीक है, क्या कर रहा है, कैसे हेल्प कर रहा है, इंसुलिन कैसे हेल्प करता है, आपका ग्लूकोज कैसे बैलेंस करता है, ग्लाइकोजन क्या कर रहा है, ठीक है। पीनियल ग्लैंड, फिर आपका गोनाडोट्रोपिन एंड गोनाडल कौन कौन से हैं, ठीक है, ये तो वैसे आप लोग बहुत ज्यादा डेप्थ में आप रीप्रो वाले चैप्टर में भी कवर करते हैं, बट फिर भी ये ध्यान रखना है, ठीक है। फिर आते हैं ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स पे। यस, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स आपका जैसे आपके कौन कौन से ग्रोथ हार्मोन्स हैं और किसके प्रोडक्शन से, किसके कम प्रोडक्शन से, किसके ज्यादा प्रोडक्शन से क्या हो रहा है। तो आपका ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन अगर कम हो गया तो क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा हो गया तो क्या हो जाएगा। यस, एक्रोमेगाली क्या होता है, क्वेश्चन पूछा गया है। यस, क्रेटिनिज्म क्या होता है, ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन, किसके लिए कौन से रिसेप्टर्स चाहिए, इंट्रासेलुलर रिसेप्टर चाहिए, यस, या फिर आपका मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर चाहिए, और वो किस पे डिपेंड करता है। अच्छा, आपके जो है प्रोटीन के स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है, क्या वो हाइड्रोफिलिक है, क्या वो हाइड्रोफोबिक है। हार्मोन्स के स्ट्रक्चर पे, सॉरी, हार्मोन्स क्या प्रोटीन से बने हैं, स्टीरॉइड से बने हैं, अगर थायराइड हार्मोन है तो उसका नेचर कैसा है, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। प्रोलैक्टिन हार्मोन के बारे में काफी बार पूछा जाता है कि प्रोलैक्टिन हार्मोन किस में हेल्प करता है, एंड ऑब्वियसली आपका मिसलेनियस जो हार्मोन्स हैं, जो भी हार्मोन्स के नाम है, सारे हार्मोन्स के नाम आपका लिस्ट रेडी रहना चाहिए। तो ये तो हो गई हमारी 11th स्टैंडर्ड की बात, ठीक है। ये नीट के 11th स्टैंडर्ड के टॉपिक से जो मैंने आपको बता दिया कि ये टॉपिक आपको करने हैं। रिवीजन के टाइम पे आपके पास चेकलिस्ट रेडी होनी चाहिए, जिसका काम मैंने कर दिया, आपको मैंने चेकलिस्ट दे दी। ये 11th स्टैंडर्ड का, 12th स्टैंडर्ड का भी है, मैंने बनाया है 12th स्टैंडर्ड का भी, कुछ लास्ट के चैप्टर्स का बचा हुआ है, तो मैं आप लोग को अभी 12th का नहीं बना के दूंगी, अभी मैंने 11th का बना दिया है फटाक से। जब तक मैं 12th का दूंगी उसके पहले से ही पेपर में आपके एनसीईआरटी के अंदर रेडी होना चाहिए, सब चिपका के नोट्स। हाँ, ये वाला टॉपिक यहाँ पर है, इस पे सब लोग फ्लैग्स जाके खरीद के लेके आओ, ज्यादा महंगा नहीं होता यार, 30 रुपए का फ्लैग मिलेगा, 30-20 रुपए का, ठीक है। जाओ कलरफुल फ्लैग्स लेके आओ, ओके, और वो सारे पेजेस में, चेकलिस्ट वाले पेजेस में चिपका दो कि अच्छा ये फ्लैग अगर मैंने खींचा मतलब कि ये चेकलिस्ट है। बुकमार्क, कितना बुकमार्क लगाओगे, इससे अच्छा फ्लैग्स चिपका दो, सारे पेजेस पे फ्लैग्स चिपका दो, ठीक है। जो जो चेकलिस्ट वाले फ्लैग्स हैं उसको चिपका दो, और मैं इसका रिवीजन आपका चालू करवा दूंगी वेरी सून। मैं इस पे आपको फटाफट वीडियोस प्रोवाइड कराना चालू करूंगी और इसका रिवीजन करवा दूंगी, ठीक है। चल, तो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। 11th स्टैंडर्ड का मैंने चेकलिस्ट तुम लोग को दे दिया है, डू और डाई टॉपिक्स का। 12th स्टैंडर्ड का भी वेरी सून आई विल प्रोवाइड इट टू यू गाइस। वीडियोस अगर जल्दी से जल्दी चाहिए, मुझे कमेंट सेक्शन में सबका चाहिए मैसेज, यस, जल्दी से रेड हार्ट्स इन द कमेंट सेक्शन और थम्स अप, यस, एंड शेयर इट विद ऑल योर फ्रेंड्स, ओके। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लो, इसी चैनल पर सारा चेकलिस्ट में रेडी करवा दूंगी, प्लेलिस्ट बनवा दूंगी उसका, ओके। चलो, दैट्स इट गाइस, थैंक यू सो वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए। टिल देन, टाटा, बाय बाय, टेक केयर एंड कीप इम्बाइबिंग। Keep imbibing. We believe in you.